बांग्लादेश में अचानक ऐसी हिंसा भड़क उठी जहां पर उन्मादी भीड़ ने पत्रकारों की हत्या की धमकी दी और अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी। इस हिंसा की वजह एक युवा नेता की मौत बताई जा रही है। उस नेता को गोली मारी गई थी और इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। आखिर ये युवा नेता कौन था? बांग्लादेश में हालात क्यों बिगड़ रहे हैं और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस हिंसा से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हिंसा पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है? पूरी कहानी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। पिछले साल के छात्र आंदोलन की तस्वीरें तो आपको याद होंगी। उससे ही जुड़े बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार को राजधानी ढाका के कई इलाकों में हिंसा फैल गई। ढाका में प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार का दफ्तर आगजनी में पूरी तरह जल गया। यहाँ तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। हमलावरों ने दफ्तर में मौजूद लैपटॉप समेत सारा सामान लूट लिया। इस दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। आग लगने के बाद सेना ने छत पर फंसे डेली स्टार के करीब 30 पत्रकारों को स्काई लैडर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला है। यह हिंसा सिर्फ डेली स्टार तक सीमित नहीं थी। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई, किताबें जलाई गई, कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक डेली स्टार और प्रथम आलो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन पर भारत समर्थक होने का आरोप लगाया, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शरण ली हुई है। डेली स्टार की पत्रकार जायमा इस्लाम ने बताया कि वो जलती इमारत के अंदर फंस गई थी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बहुत धुआं है, मैं अंदर फंसी हूँ, आप मुझे मार रहे हैं। बीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ढाका के कावरान बाजार में डेली स्टार के दफ्तर पर हमला होने के 4 घंटे बाद भी हालात खतरनाक दिखे। आधी रात करीब 12 बजे गुस्साई भीड़ ने हमला किया था। आग में फंसे कम से कम 25 पत्रकारों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। उस्मान हादी के समर्थकों और अलग अलग राजनीतिक और छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढाका में कई जिलों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ बड़ी संख्या में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के सामने भी जमा हो गई। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक वहां भारतीय उच्चायुक्त पर पत्थरबाजी भी की गई। दरअसल शरीफ उस्मान हादी पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के खिलाफ हुए उग्र छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। वो शेख हसीना विरोधी इनकलाब मंच के सदस्य थे। फरवरी में होने वाले चुनावों के लिए उन्हें संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। हमले के वक्त वो ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार भी कर रहे थे। इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में हुए छात्र आंदोलन के दौरान चर्चा में आया। इस समूह को कट्टरपंथी संगठन बताया गया और आवामी लीग को कमजोर करने की कोशिशों में इसकी अहम भूमिका रही। छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनुस सरकार ने इनकलाब मंच को भंग कर दिया और इसे राष्ट्रीय चुनाव लड़ने से ही रोक दिया था। पिछले शुक्रवार को हादी को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मार दी गई। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 15 दिसंबर को उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन गुरुवार को सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सिंगापुर जनरल अस्पताल और नेशनल न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद 18 दिसंबर 2025 को हादी ने अपनी चोटों के चलते दम तोड़ दिया। सिंगापुर प्रशासन शव को ढाका भेजने के लिए सिंगापुर स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के साथ मिलकर काम कर रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने शरीफ उस्मान हादी के निधन पर शोक जाहिर किया है। छात्रों के संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी एसएडी से जुड़े संगठन नेशनल सिटीजन पार्टी के सदस्य भी इन प्रदर्शनों का हिस्सा नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए और आरोप लगाया कि हादी पर हमला करने वाले लोग भारत भाग गए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने अंतरिम सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी के प्रमुख नेता सरजिस आलम ने कहा, जब तक भारत हादी भाई के हत्यारों को वापस नहीं करता, तब तक बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बंद रहेगा। अब या कभी नहीं, हम जंग में हैं। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए देश भर में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। 2 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई। अधिकारियों ने घोषणा की कि आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर इनाम भी दिया जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे मौजूदा घटनाक्रम भारत के लिए 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरे हैं। ये बात एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है। लोकसभा सांसद थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में पिछले 2 सालों में भारत बांग्लादेश संबंधों में आई उथल पुथल का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है और अगर समय रहते नीति में जरूरी बदलाव नहीं किए गए तो नई दिल्ली ढाका में अपना रणनीतिक प्रभाव यानी स्ट्रैटेजिक स्पेस
खो सकती है। समिति को बताया गया कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात जटिल हैं और लगातार बदल रहे हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के वक्त को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगस्त 2024 की राजनीतिक घटनाओं ने देश में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा, हमले और डराने धमकाने की घटनाएं आम हो गई। इसमें अल्पसंख्यक, आदिवासी समुदाय, मीडिया संस्थानों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों को निशाना बनाया जा रहा है। समिति ने यह भी चिंता जाहिर की कि पड़ोसी देश में जारी अशांति के बीच मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहीं भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त HE रियाज को 17 दिसंबर 2025 को विदेश मंत्रालय ने तलब भी किया था। इस दौरान उन्हें बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया था। खासतौर पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों पर ध्यान दिलाया गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति बिगाड़ने की योजना की घोषणा की। भारत ने इस तरह की गतिविधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।